अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश के पेपर का सेकंड पार्ट जो हमने कल स्टार्ट किया था, पार्ट 1 हमने पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो है हम पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पैराग्राफ होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यूजुअली वन टॉपिक का जो मतलब वो होता है, पैराग्राफ होता है। ठीक है, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, वो एक ही टॉपिक को लेकर चले आप। मतलब ऐसा ना हो कि स्टार्ट में आपने कुछ लिखा, एंड में आपने कुछ और लिखा और बीच में कुछ और लिखा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके पैराग्राफ का वो रिदम नहीं रहता और इसको आप मतलब एक यूनिफॉर्म पैराग्राफ नहीं कह सकते। ठीक है, ये आप एक सेंटेंस से लेके 10 सेंटेंस तक लिख सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पूरे स्लाइड में कि पैराग्राफ कितना होना चाहिए, एक सेंटेंस से लेके 10 सेंटेंसेस तक होना चाहिए। इसमें जो है मतलब इतना जो है वो ज़्यादा चीज़ें आप नहीं डालेंगे, ज़्यादा आप मतलब बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आप नहीं डालेंगे। ठीक है, आप जस्ट अपने मेन आइडिया को क्लियर करके पैराग्राफ लिखेंगे। फिर इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है। तो ये क्या होता है कि जब आप कुछ लिख रहे हो तो लिखने से पहले ये एक प्री राइटिंग स्टेज है। मतलब पैराग्राफ लिखने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए कि मैं लिस्टिंग कैसे करूँगा, मतलब मैं चीज़ों को कैसे तरतीब से लिखूँगा, कैसा मेरा जो है वो मतलब राइटिंग स्किल होना चाहिए या किस तरह मैं लिखूँगा। ठीक है, और नंबर 3 पे माइंड मैपिंग, मतलब आपके जहन में वो नक्शा होना चाहिए कि मैं ख़ुद क्या लिख रहा हूँ और जो मेरा रीडर होगा उसका जो है माइंड मैपिंग कैसा होगा, या जब वो ये पैराग्राफ पढ़ रहा होगा तो उसके जहन में मतलब उस टाइम क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस है, प्री राइटिंग स्टेजेस पता होना चाहिए, लिस्टिंग, फ्री राइटिंग और माइंड मैपिंग। ठीक है, ये आपको वही उसका वो बताया गया है, एग्जांपल दिया गया है, माइंड मैपिंग का भी दिया गया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको जस्ट इसमें क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो राइटिंग प्रोसेस है पैराग्राफ का, मतलब सबसे पहले तो प्री राइटिंग है। प्री राइटिंग लिखने से पहले आपने क्या क्या करना होगा, लिस्टिंग करना है और मतलब फ्री राइटिंग करनी है और वही जो माइंड मैप है, ठीक है, वो बनाना है। फिर इसके बाद जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हो और लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले प्री राइटिंग टेक्निक्स, मतलब आपको जो हमने पहले पढ़ी वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखोगे। स्टेप 2 आपका ये है कि आप तरतीब से लिखोगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर आप उसका जो मेन बॉडी जैसे हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था, ठीक है, फिर आखिर में उसके जो मतलब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे लिखोगे। आप अपने टॉपिक से इधर उधर नहीं हटोगे, वरना ये आपकी वो क्या होती है कि पैराग्राफ की जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, फिर स्टेप 3 में आप जो है राइटिंग स्टार्ट करोगे। स्टेप 2 में आपका ऑर्गेनाइजिंग था, मतलब एक तरतीब देना था चीज़ों को। ठीक है, और स्टेप 3 में आप क्या करते हैं, राइटिंग स्टार्ट करते हैं। और स्टेप 4 में जब आप राइटिंग कर लेते हैं तो स्टेप 4 में फिर आप उसको एडिट करते हैं। कोई गलती हुई हो तो उसको हटा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम पॉलिश करते हैं ना, मतलब जो भी गलती हो उसको ख़त्म करते हैं। तो स्टेप 1 में आपके प्री राइटिंग टेक्निक्स होते हैं। स्टेप 2 में आप ऑर्गेनाइज करते हो अपनी चीज़ों को कि मैंने पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, आखिर में क्या लिखना है। ठीक है, फिर स्टेप 3 में आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब राइटिंग शुरू कर देते हो। और स्टेप 4 में आप अपने राइटिंग को चेक करते हो कि गलती हुई है या कोई चीज़ मिस है तो आप उसको रिवाइज करके दोबारा सही कर देते हो। ठीक है, ये होते हैं कुछ मतलब पार्ट्स पैराग्राफ के, या कुछ टेक्निक्स होते हैं। अब आते हैं 3 पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आता है, मतलब जिससे आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और आपके टॉपिक का आपके पैराग्राफ का पूरा टॉपिक उस एक सेंटेंस में कवर हो जाता है। दूसरा क्या है, द सपोर्टिंग सेंटेंसेस गिव डिटेल अबाउट द टॉपिक। दूसरा आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस आते हैं, मतलब जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो उस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ तो चाहिए ना। एक टॉपिक सेंटेंस से तो आपका पैराग्राफ नहीं बनेगा। उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उस पर बात करने के लिए आपको सेंटेंसेस चाहिए होंगे। तो उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में आप अपने मेन पॉइंट्स जो है वो समराइज़ करते हो, मतलब जो भी चीज़ें आपने टॉपिक और सपोर्टिंग सेंटेंसेस में लिखे हैं, तो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में आप उसकी एक समरी लिखते हो, एक खुलासा लिखते हो, ठीक है, और अपने पैराग्राफ को क्लोज़ करते हो, डिफरेंट वर्ड में क्लोज़ करते हो। थोड़ा सा ये आपका जो पैराग्राफ होता है, आपका जो टॉपिक होता है, वो आप दोबारा बयान करते हो बहुत कम अल्फाज में और मुख्तलिफ अल्फाज में। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में भी आप वही अल्फाज दोबारा इस्तेमाल करो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे अपने अल्फाज चेंज कर सकते हो ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, ज़्यादा वो ना हो कि बोरिंग हो कि बार बार सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे। अच्छा, ये आपको बताया जा रहा है कि जो आपका पैराग्राफ है ना, ये एक सैंडविच की तरह होता है। मतलब एक साइड पे उसके टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं, बीच में सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और आखिर में कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं। तो इट्स लाइक अ सैंडविच, ठीक है। अच्छा, टॉपिक सेंटेंसेस का तो मैंने आपको बता दिया। टॉपिक सेंटेंस क्या है? जो कि आपके पैराग्राफ का टॉपिक बताते हैं। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टॉपिक और एक होता है कंट्रोलिंग आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मोबाइल के बारे में लिख रहे हो तो सबसे पहले आप मोबाइल लिखोगे, फिर मोबाइल का फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है, ठीक है, वो होता है कंट्रोलिंग आइडिया। ये आपके पहले ही लाइन में आ जाते हैं, तो ये आपको बताया जाता है। इसके अलावा पोजीशन क्या है? पोजीशन टॉपिक सेंटेंस का वही है कि यूजुअली जो है वो फर्स्ट सेंटेंस होता है। अक्सर लोग जो है वो आखिर में भी लिखते हैं, लेकिन आखिरी में जो लिखते हैं वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है या वो इतना अच्छा नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो प्लेस है इसके लिए, ठीक है, वो है फर्स्ट सेंटेंस। अच्छा जी, अब आपको वही बताया गया है कि टॉपिक और कंट्रोलिंग आइडिया में क्या फ़र्क है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में सबसे पहले मैरिज है, तो मतलब टॉपिक इस पैराग्राफ का टॉपिक होगा मैरिज, लेकिन उसके बाद जो आर अ यूनियन ऑफ टू फैमिलीज़, मतलब मैरिज की वजह से दो फैमिलीज़ आपस में मिल जाते हैं, यूनियन उनकी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक कंट्रोलिंग आइडिया है कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो तो मैरिज है, लेकिन मैरिज की वजह से होता क्या है, वो कंट्रोलिंग आइडिया है। इसी तरह मैरिज है और उसके बाद जो है यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, ये एक कंट्रोलिंग आइडिया है। ये आप मतलब देखेंगे तो आपको फिर पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो इसमें वही मतलब आपको बताया गया है कि टॉपिक क्या है और कंट्रोलिंग आइडिया क्या है, ये एग्जांपल है, ठीक है। ये आपको पैराग्राफ बताया गया है और आपको बताया जा रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपने एक बेस्ट टॉपिक सेंटेंस चूज़ करना है। तो आप पैराग्राफ पढ़ें और फिर नीचे ऑप्शंस देखें, जो इसके साथ बेस्ट टॉपिक सेंटेंस मैच हो रहा हो वो आपने वहाँ पे फुट कर देना है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा आ रहा है। ये पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं वैसे। अच्छा जी, ये दूसरा आपको बताया गया है कि राइट अ टॉपिक सेंटेंस फॉर दिस पैराग्राफ। ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसके लिए एक टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको सिनोनिम्स बताए गए हैं। सिनोनिम्स जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग एक जैसे हो, ठीक है। मतलब एक वर्ड के दो अलग अलग जो है वो एक मीनिंग के दो अलग अलग वर्ड्स हो, उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। अक्सर वो मीनिंग में एक दूसरे के साथ जो है वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंस रखते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। हम अक्सर उनको एक ही मीनिंग में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सपोर्टिंग सेंटेंसेस पे आते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है? जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 3 स्टेप्स इसमें भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले रीड पैराग्राफ ए एंड बी अबाउट द रेड लाइट रनिंग, ये आपको जो है आगे पैराग्राफ बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस कितने हैं? मतलब जो पहला टॉपिक है उस और उसके बाद जो सेंटेंसेस है वो उस टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं सपोर्ट कर रहे। अच्छा, इसके अलावा कंक्लूडिंग सेंटेंसेस है। कंक्लूडिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपना जो भी आपने टॉपिक लिखा है, जो भी आपने में सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, आप उसको समराइज़ करते हो, डिफरेंट वर्ड्स में समराइज़ करते हो और एक छोटी सी समरी लिखते हो, ठीक है। इसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंसेस कहते हैं और यहाँ पे आप अपने पैराग्राफ को एंड करते हो, तो ये होता है। अच्छा, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि फाइनली, इन ब्रीफ या इन कंक्लूजन, इन डीड, इन शॉर्ट। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि ये वर्ड्स हम कहाँ पे या किन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। लास्टली, देयरफॉर, दस,
या द सम ऑफ। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब एक कंक्लूडिंग सेंटेंसेस के स्टार्ट करने से पहले आप ये वर्ड्स यूज़ करोगे ताकि मतलब जो रीडर है उसको पता चले कि अब ये कंक्लूडिंग फेज़ है। ठीक है, तो ये इन वर्ड्स का भी पता होना चाहिए, पेपर में ये पूछा जा सकता है। अच्छा जी, ये आपको कंक्लूडिंग सेंटेंसेस के कुछ प्रैक्टिसेस दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा, आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वही फिर से टॉपिक सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है और सपोर्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। आपको मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे ना एक दिन में, तो मतलब ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपके प्रैक्टिस से आ जाएगा। और इसके जो मेन कंसेप्ट है स्पेशली कि टॉपिक सेंटेंसेस का होता है, इसका काम क्या होता है, और सपोर्टिंग सेंटेंसेस का होते हैं, इसका काम क्या होता है, ठीक है, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह पेपर में आसानी होगी। ये रिव्यू आपको बताया गया है, गुड टॉपिक सेंटेंस, गुड सपोर्टिंग सेंटेंसेस और गुड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, ये आप जो है वो पता होना चाहिए। इसका एक और भी पार्ट है पैराग्राफ राइटिंग 2 पे, तो अब वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, पैराग्राफ राइटिंग का दूसरा पार्ट वो है यूनिटी एंड कोहेरेंस। यूनिटी क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यूनिटी स्पेशली हम अगर आम मतलब इसका ले तो हम कहते हैं एक होना, इत्तेफाक होना, ठीक है। तो यूनिटी आपके पैराग्राफ में कैसी होगी, मतलब आप अपने पैराग्राफ में जो है यूनिटी कैसे लेके आएंगे। तो पैराग्राफ में यूनिटी लाने का मतलब ये होता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो एक ही बात को लेके चले, एक ही टॉपिक पे हो। ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ के फ़ायदों के बारे में लिख रहे हो और आप उसके नुकसान पे पैराग्राफ ख़त्म करें। तो ये क्या है कि आपके पैराग्राफ में यूनिटी नहीं रहती। आप जिस टॉपिक को लेके चलते हो उसी को लेके चलो, बीच में कोई और बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी कहते हैं। अगर आपके पैराग्राफ में यूनिटी नहीं होगी तो इट इज़ नॉट अ गुड पैराग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब आप वन एंड ओनली मेन आइडिया लें, एक ही आइडिया पे आप बात करें और एक ही आइडिया पे आप पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपकी यूनिटी होती है। इसके अलावा यूनिटी जो है वो आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा काम आती है कि आपके सेंटेंसेस को सपोर्ट करते हैं, मतलब आपके पैराग्राफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप एक ही बात जो है वो कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पैराग्राफ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि इसके बारे में बताया गया है कि आप किसी कार के बारे में लिख रहे हो, कार के एडवांटेजेस के बारे में लिख रहे हो, लेकिन अगर आप उसके डिसएडवांटेज के बारे में जो है वो ख़त्म करोगे पैराग्राफ, तो ये तो एक अच्छा पैराग्राफ नहीं है ना। तो अगर आप किसी चीज़ के एडवांटेजेस के बारे में लिख रहे हो तो एडवांटेजेस के बारे में ही लिखो, ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई दूसरी बात जो है वो लेके आओ बीच में। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आपको कोई टास्क दिया गया है, ये पैराग्राफ है इफ़ेक्ट्स ऑफ कलर। इसमें आपने यूनिटी ढूंढनी है कि मतलब सब जो पूरा जो पैराग्राफ है ये सारा कलर्स के बारे में है या किस चीज़ के बारे में। अगर इसमें कोई और टॉपिक आ रहा है बीच में या कोई और सेंटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि अपने टॉपिक से हट रहे, तो वो आपने ढूंढने हैं और बताने। पैराग्राफ 2 भी आपको बताया गया है और पैराग्राफ 3, मतलब ये 3 पैराग्राफ्स है और इसमें से किसी एक में जो है वो यूनिटी होगा। यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि इसमें पैराग्राफ 2 में यूनिटी है और पैराग्राफ 1 और 3 में यूनिटी नहीं है, क्योंकि वो और भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। खैर ये आप पढ़ेंगे तो आपको फिर पता चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा फिर से वही आपको जो है पैराग्राफ्स बताए गए हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2। अच्छा जी, दूसरा पार्ट आपके पैराग्राफ राइटिंग का है कोहेरेंस। कोहेरेंस जो है ये आपको बताया गया है कि एक लैटिन वर्ब है, मतलब लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, और इसका मतलब होता है होल्ड टुगेदर, मतलब एक साथ पकड़ के रखना, ठीक है। अब ये कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि आपके जो पैराग्राफ के सेंटेंसेस है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस आपने जो है किसी और चीज़ के बारे में लिखा है और दूसरा सेंटेंस आपका चेंज हो रहा है। मतलब इसके जो सेंटेंसेस होंगे वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होने चाहिए, होल्ड टुगेदर होने चाहिए, ठीक है। जब आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में मूव कर रहे हो तो बिल्कुल लॉजिकल और स्मूथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको फील हो कि यार ये तो मतलब कुछ चेंज हो रहा है या कुछ गड़बड़ है इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका रीडर हो या जो भी आपके पैराग्राफ का पढ़ने वाला हो वो फ़्लो के साथ पढ़े, वो स्मूथली पढ़े। मतलब आपके पैराग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि सेंटेंसेस आपके चेंज हो रहे हो बार बार।
ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को अचीव करने के लिए, कोहेरेंस को अचीव करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए आपने क्या करना होगा, जो आपके की नाउन्स है, मतलब जिस चीज़ के बारे में आप पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, जो मेन आपके पॉइंट्स हैं वो आप बार बार रिपीट करें, ठीक है। मतलब जो नाउन्स होते हैं वो आप बार बार हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में आप रिपीट करोगे तो मतलब आपके रीडर को यही लगेगा कि ये सेम चीज़ मतलब लेके जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोनाउंस वगैरह यूज़ करते हो आप स्टार्ट से ही वही यूज़ करो जो कि कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रांजिशनल सिग्नल होते हैं। ट्रांजिशनल सिग्नल मतलब ये कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हावेवर, देयरफॉर, सो या ऐसे अल्फाज होते हैं ना। तो ये क्या करते हैं कि दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको हम ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल सिग्नल्स कहते हैं, ठीक है। या इसको आइडियाज़ भी एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तो ये चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हो ताकि आपका पैराग्राफ स्मूथ रहे और फ्लो के साथ पढ़ा जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपने एक लॉजिकल ऑर्डर देना है, मतलब एक तरतीब देना है। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि जो सेंटेंस आखिर में होनी चाहिए वो आप पहले ना लिखो, जो चीज़ बीच में होनी चाहिए वो आप आखिर में ना लिखो, एक तरतीब होना चाहिए। तरतीब वार आप अपने पैराग्राफ को लिखोगे तो वो कोहेरेंस में आएगा, मतलब ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपको वही गोल्ड का एक बताया गया है, एक पैराग्राफ बताया गया है, तो ये आप पढ़ें और आई होप कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रोनाउन का आपको एग्जांपल दिया गया है, ट्रांजिशनल सिग्नल का आपको एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एट फर्स्ट या फाइनली या हावेवर, ऐसी जो चीज़ें होती है, या इन कंक्लूजन, या हम कहते हैं ऑन द अदर हैंड, ये ट्रांजिशनल सिग्नल्स होते हैं। मतलब दो वर्ड्स को, दो आइडियाज़ को या दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। व्हेन, ऑल्दो, एंड, बट, अनदर, एडिशनली, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रांजिशनल सिग्नल्स है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रांजिशनल सिग्नल ताकि दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक कर सके, कनेक्ट कर सके, ठीक है। ये आपको कुछ ट्रांजिशनल सिग्नल्स बताए गए हैं, ठीक है। मतलब आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई दूसरा चीज़ लेके आ रहे हो तो आप लिखोगे इन एडिशनल, ठीक है। या आप किसी चीज़ का जो है फ़ायदा नुकसान बता रहे हो या अपोजिट बता रहे हो तो आप कहोगे ऑन द अदर हैंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें देखोगे, इस टेबल को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इससे भी MCQs आ सकते हैं, ठीक है। जो पहले 2-3 इसमें है ना, पहले 2 टेबल स्पेशली जो वर्टिकली है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये फिर से आपको वही कोई पैराग्राफ दिया गया है, उसके आंसर बताए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा नंबर 4 जो है इसमें वो है आपका लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर का तो मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ जहाँ होना चाहिए वहाँ हो, ऐसा ना हो कि आखिरी सेंटेंस आपने पहले लिखी हो, पहली वाली आखिर लिखी हो, ठीक है। इससे आपका लॉजिकल ऑर्डर नहीं रहता, आपके पैराग्राफ का ऑर्डर ख़राब हो जाता है, तो आपके रीडर को फिर पढ़ने में मसला होता है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, एंड दैट्स ऑल अबाउट द पैराग्राफ राइटिंग। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स। इस पे इसी PPT पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए कि एक नर्स अपना काम कैसे करेगा, उसके जो मतलब एम्स होते हैं, जो मकसद होते हैं, ठीक है, वही हम नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। मतलब एक टीम वर्क होता है ना, तो टीम वर्क क्यों होता है, तो पेशेंट के केयर करने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए हम टीम वर्क करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैंने इस मरीज़ को ठीक करना है, ये जो जिस मसले के साथ आए हैं हमने उसको ख़त्म कर देना है। फिर इसके अंदर एक जो है वो एक तरीका इस्तेमाल होता है जिसको हम स्मार्ट कहते हैं, स्मार्ट के नाम से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले उसमें आपको गोल और ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, ठीक है। गोल्स क्या होते हैं, स्पेशली ये लॉन्ग टर्म्स चीज़ें होती है, मतलब ऐसी चीज़ है जिसको अचीव करने के लिए आपने ऑब्जेक्टिव से गुज़रना होगा। मतलब अगर आप फ़र्ज़ करो डॉक्टर बनना चाहते हो, ये पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर डायरेक्ट आप डॉक्टर नहीं बनोगे, आपने कुछ स्टेप्स से गुज़रना होगा, कुछ पढ़ना होगा, जो आपने ट्रेनिंग वगैरह करनी होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब आप स्कूल जाओगे, आप कॉलेज जाओगे, आप मेडिकल कॉलेज जाओगे, आप जो है वो MBBS करोगे, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे आपने गुज़रना होगा
और इससे आप गुजरोगे, आप पास हो जाओगे इसमें, तो फिर उसके बाद आप डॉक्टर बनोगे। ऑब्जेक्टिव्स और गोल में यही फ़र्क है कि गोल आपका लॉन्ग टर्म होगा और ये एक मतलब बड़ा गोल होगा, एक बड़ा एम होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स है, छोटे छोटे प्रोसेसेस है जिससे गुजर के आपने गोल तक पहुंचना है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। और ये आपको वही एग्जांपल बताया गया है। ये फिर इसके अलावा गोल्स आर ब्रॉड, मतलब गोल्स जो है वो एक बड़ी चीज़ है जिसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव से गुजरना होगा। ऑब्जेक्टिव्स अब नैरो, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ठीक है। ये आपको बताए गए हैं तो ये आप देख लें। इसके अलावा स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टाइमली। इसका मतलब ये होता है कि जो गोल आपने सेट किया है अपने लिए वो स्मार्ट क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। यानी स्मार्ट क्राइटेरिया का मतलब ये कि सबसे पहले जिसमें एस है मतलब स्पेसिफिक मतलब ये कि ये जो मैं कर रहा हूँ या ये जो मेरा गोल है ये किस मतलब मेरे लिए अहम भी है या सही भी है, यानी या ऐसा है कि मुझे इसके अचीव करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, या मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक है मेरे लिए या नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है। दूसरा होता है मजरेबल का मतलब ये कि आप इसमें कुछ स्किल्स वगैरह सीखोगे या आपको क्या सीखने को मिलेगा या आप जो है इससे क्या अचीव कर सकते हो, ये होता है आपके मेजरमेंट्स, ठीक है। अचीवेबल तो यही है कि ऐसा कोई गोल नहीं है जो अचीव हो ही नहीं सकता और आप उसके पीछे लगे हुए हो, ठीक है। तो अचीवेबल आपका गोल होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होनी चाहिए। रियलिस्टिक ऐसा है कि वही अचीवेबल में आता है कि मैं ये कर सकता हूँ या ये इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, या मेरे पास जितने रिसोर्सेस है, जितने वसाइल है, उसके अंदर ये काम मुमकिन है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और इसके अलावा टाइम फ्रेम, मतलब कितने टाइम में आप ये कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आपकी पूरी ज़िंदगी इसमें लग जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो ये टाइम फ्रेम से निकल जाएगा। तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए जिसके अंदर आपका गोल अचीव हो। तो ये स्मार्ट क्राइटेरिया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक का क्या मतलब है, मेजरेबल का क्या मतलब है, अचीवेबल का क्या मतलब है, रियलिस्टिक का क्या मतलब है और टाइम फ्रेम का क्या मतलब है, ये क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव राइटिंग है, ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे दे सकते हैं। अच्छी खासी मैंने डिटेल से बताया हुआ है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी का भी बताया हुआ है, तो ये भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। आई होप कि अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। एंड दिस ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।